Okay, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to start a chapter that is called Chapter 3 LLP from the subject SBIL. It is a very very beautiful chapter. इस chapter में से बहुत ज़्यादा questions बनेंगे and बहुत weightage रहता है इस chapter का in your examination. So you have to study this chapter very very cautiously and you have to learn each and everything. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे LLP के बारे में, थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो, अगर मैं एलएलपी के बारे में बात करूं, एलएलपी क्या होता है? एलएलपी होता है एक प्रकार का अपग्रेडेशन, ठीक है। जैसे आप अपग्रेड करते हो ना, जैसे आप एसी थर्ड क्लास से एसी सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास ऐसे अपग्रेड होता है, उस प्रकार से अपग्रेडेशन है इसका फ्रॉम पार्टनरशिप। देखो होता क्या है कि ये आया 2008 में। किस टाइम में आया बताओ? 2008 में। इससे पहले क्या था? इससे पहले था हमारे पास पार्टनरशिप। अब बात ये था कि पार्टनरशिप में सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे, कुछ लिमिटेशंस था पार्टनरशिप का। सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का सर, इसका मतलब क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि भैया तुम्हारा बिजनेस अगर फेल हो गया, पकड़ लो एक बिजनेस है, एक पार्टनरशिप फर्म है, पकड़ लो जिसका नाम है अजंता, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनका जो फर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इन्होंने क्या किया, बैंक से लोन लिया। किस चीज का लोन लिया? फॉर देयर बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का लोन लिया। लोन लेने के बाद अजंता ने डेफिनेटली जो है एसेट्स वगैरह गिरवी तो रखा होगा, लोन जो बैंक है उनके पास, ठीक है, एसेट्स। अब ये एसेट्स जो है ये बिजनेस एसेट्स है, बिजनेस एसेट्स होंगे ना नॉर्मली। लोन लेने के लिए बिजनेस एसेट्स उन्होंने गिरवी रखा, पकड़ लो लोन उन्होंने चुका नहीं पाए, वो लोन जो है ना वो डिफॉल्ट कर दिया उन्होंने, डिफॉल्ट कर दिया लोन का। तो क्या होगा सर? डिफॉल्ट कर दिया तो आप बताओगे सर सिंपल चीज है, ये जो एसेट है इसको बेच के लोन का एसेट जो है, लोन का जो पैसा है वो हम लोग पूरा जो है रिकवर करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल। लेकिन इसमें जो है ना पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता है। अगर एसेट बेचने के बाद भी पैसे का रिकवरी नहीं हो पाया तो जो पार्टनर्स होंगे ना यहाँ पे, जो कौन होंगे बताओ? पार्टनर्स। इनका जो पर्सनल एसेट है, क्या बताओ? पर्सनल एसेट है। पर्सनल एसेट जैसे कि हाउस, कार, ज्वेलरी, ये सारा जो है ना बैंक ले सकता है, ये सारा जो है बैंक ले सकता है फॉर रिकवरिंग द लोन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी? मतलब इसका लाइबिलिटी का कोई लिमिट नहीं हो, जब तक कि ना तुमको बेच के हम लोन रिकवर कर लेंगे, बैंक लोन रिकवर कर लेगा। ये होता है एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इन पार्टनरशिप फर्म। तो इससे अगर हम लोग इवॉल्व करें तो कैसे करेंगे इवोल्यूशन? इवॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 2008 में एक बहुत ब्यूटीफुल एक्ट जो कि है, बताओ क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, वो लाए, ठीक है। अच्छा, ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया, इससे पहले क्या था बताओ? पार्टनरशिप एक्ट एक्ट था, राइट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये था, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनीज एक्ट भी था। अब कंपनीज एक्ट तो पहले वाला कंपनीज एक्ट भी हो सकता है 1956, ठीक है, 1956 वाला एक्ट भी था। अब हुआ ये था कि ये जो थे ना, ये हमारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे भाई मेरे, एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो अगर ये हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? हाँ जी, हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कुछ नया चीज जो है वो लेकर आना ही होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे हमको पता चल गया कि भैया प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाला, तो हम लोगों ने क्या किया बताओ? हम लोगों ने एक नया उपाय सोचा। और उपाय क्या था बताओ? उपाय था पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब ये जो इंट्रोडक्शन हुआ था ना इसका, ये बहुत पहले इंट्रोडक्शन हो गया था, ठीक है। बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ ये 2006 को,
ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन से काम नहीं बनता, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट वेट होगा। डिबेट नहीं होगा तो हम लोग इसको बेटर कैसे करेंगे, है ना। डिबेट होगा, रिफाइन हुआ, इसको रिफाइन होने के बाद फाइनली ये पास हो गया था, पास्ट इन द ईयर क्या बताओ, दिसंबर 12 2008 को ये पास हो गया था। ठीक है, जैसे ये 2008 को पास हुआ, अब जिस दिन पास हुआ उस दिन क्या हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसको। हाँ जी, प्रेसिडेंट का एसेंट भी चाहिए होता है, तो इसका जो प्रेसिडेंशियल एसेंट था, प्रेसिडेंट का जो एसेंट था वो मिला था हमको, क्या बताओ, जनवरी 7 को 2009 को। ठीक है, एसेंट मिल गया। अब एसेंट मिलने से क्या हो जाएगा, ये तो कहीं पे लिखना होगा, नोटिफाई करना होगा सबको कि हाँ आ चुका है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये नोटिफिकेशन फाइनली गया ऑफिशियल गैजेट में। अब ऑफिशियल गैजेट में जब भी नोटिफिकेशन जाता है उसके बाद से वो लागू हो जाता है। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन गया जनवरी 9 2009 को। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ जी, एज व्हाट, क्या नोटिफिकेशन गया, बोला कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो है वो हम लोग लागू कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ चुका है। अब देखो एक्ट जो है ना वो एकदम लागू नहीं हो जाता है, मतलब अचानक एक्ट लाया और फटाफट लागू कर दिया, पूरा लागू नहीं हो जाता, थोड़ा थोड़ा करके इसको लागू करना होता है। जो मेजर की प्रिंसिपल्स थे, की प्रोविजंस थे जो लागू हुआ। ठीक है, अब देखो ये होता है एक्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, सारे प्रोविजंस एक दिन में अगर तुमने लागू कर दिया ना तो क्या हो जाता है कि डिसरप्ट हो जाता है इंडिया का बिजनेस वगैरह, तो ये तो धीरे धीरे करके ना इसको लागू करना पड़ता है। अब जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो लागू हुआ वो हुआ था मार्च 31 2009 को। ठीक है, और अगर तुम मुझको पूछो कि सर एक बात बताओ, तो सबसे पहला एलएलपी जो है वो कब इनकॉर्पोरेट हुआ, तो सबसे पहला एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 2009, लेकिन अप्रैल 2 2009 को फर्स्ट एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ। क्या बताओ, फर्स्ट एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ, फर्स्ट एलएलपी जो है उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था अप्रैल, बताओ क्या, अप्रैल 2 2009 को। तो ये टाइमलाइन जो है ये तुमको पता चल चुका है अब। ठीक है, समझ में आ चुका है। अब जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मेजर एडवांटेज था वो था कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट का जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी था ना, इसको चेंज करके हम लोगों ने कर दिया लिमिटेड लाइबिलिटी। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट लिमिटेड, देखो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का नाम ही पड़ गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इससे पहले क्या था, पार्टनरशिप एक्ट नॉर्मली, इसके बाद क्या आया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको भाई मेरे, बताना भाई, मेरे कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा बवाल। ठीक है, ये समझ में आ चुका है सर, कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो है ना हम लोग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करने वाले, इंस्टीट्यूट के मटेरियल का जो नोट्स है वो मैंने ड्राफ्ट कर रखा है बहुत प्रॉपर तरीके से, सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले जो हम लोग चीज करने वाले लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का वो है कि डेफिनेशन देखेंगे। अच्छा, ये है फीचर्स, ये है क्या बताओ, फीचर्स। ये है तुम्हारा फीचर्स। ठीक है, ये फीचर्स, हम लोग फीचर्स देखने वाले हैं तुम्हारे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का फीचर्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन एंड फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले देखो नेम रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, सबसे पहले डेफिनेशन एंड फॉर्मेशन मतलब कि कैसे ये फॉर्म होगा। तो तुमको एक चीज बहुत ध्यान में रखना है, नेम का जो रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा जो एलएलपी का नाम होगा वो हमेशा किसी भी नाम के बाद तुम्हारा एलएलपी लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है। या आप पूरा लिख लो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर तुम एलएलपी जो है आपके नाम के साथ जुड़ना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अग्रवाल एंड अग्रवाल एलएलपी, ठीक है, घोष ब्रदर्स एलएलपी। ठीक है, तो इस प्रकार से ना एलएलपी का नाम जो है यू हैव टू राइट इट डाउन अलोंग विथ योर
कंपनी LLP नेम, ठीक है, बिजनेस नेम। ये नेम रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है। फॉर्मेशन, कितने लोग चाहिए होंगे LLP को फॉर्मुलेट करने के लिए, मतलब LLP को बिगिन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल कितने होंगे, 2 और मोर पर्सन, ठीक है, 2 और मोर पर्सन। क्या ये समझ में आ रहा है? 2 or more persons associated for a lawful business with a profit motive can form an LLP by subscribing to an incorporation document and filing it with the registrar। तो तुम्हारा incorporation document भी होगा, ठीक है, कि तुम incorporate कर रहे हो, इसका document भी तो होगा, ये तुम रजिस्ट्रार को सबमिट करोगे, उसके बाद तुम्हारा LP फॉर्म हो जाएगा। रजिस्ट्रार मतलब सर, रजिस्ट्रार कौन है सर? यहाँ पे रजिस्ट्रार मतलब वो बंदा जो जिसके पास रजिस्टर है। किस चीज का रजिस्टर? LLP का रजिस्टर, कि कौन सा वो LLP रजिस्टर्ड है वो आप देख पाओगे फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ LLP। समझ में आ रहा है? तो ये है रजिस्ट्रार जो रजिस्टर करता है, ये है वो बंदा, ठीक है, ये है वो बंदा जो रजिस्टर करता है। रजिस्ट्रार को आपको सबमिट करना होगा आपका इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स, तब जाके आपका हो पाएगा पूरा, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेशन। फिर सुटेबल फॉर किन के लिए सबसे बेस्ट है? मीडियम साइज बिजनेसेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एक्सपर्ट, कंसल्टेंसी, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, जॉइंट वेंचर, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय नोटिफिकेशन। अगर नोटिफिकेशन में बोल दे, नोटिफिकेशन मतलब गवर्नमेंट बोले कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेसेस आप LLP नहीं कर सकते, तो अलग बात है। ये फ्यूचर में आ सकता है, बाई चांस गवर्नमेंट को बोले कि यार तुम लोग जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैन्युफैक्चर करने के लिए तुमको कंपनी ही खोलना होगा, तुम्हारा जो एज अ LLP तुम इनकॉर्पोरेट कर रहे हो दैट इज नॉट अलाउड, ऐसा करके बोल सकते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये फ्यूचर में देखेंगे हम लोग अगर बोला तो। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या है? इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस बहुत बहुत ईजी है। सिमिलरिटी एकदम कंपनीज जैसे इनकॉर्पोरेट होते हैं उसी प्रकार से। Incorporation process is similar to that of a company, requiring online filing of incorporation documents akin to a memorandum and an LLP agreement। LLP agreement मतलब देखो LLP में कौन है? पार्टनर्स है, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है, वो तो तुम्हारा मेजर एग्रीमेंट का पेपर है, वो तुमको सबमिट करना होगा ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स भी, जैसे तुम्हारे कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स होते हैं एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड कहते हैं हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी में होता है। उसी प्रकार के LLP का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है तुम्हारा LLP अग्रीमेंट, एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। फिर देखो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ये इसके LLP के पास बॉडी कॉर्पोरेट का पूरा फीचर रहता है। अब तुम पूछोगे सर बॉडी कॉर्पोरेट का फीचर मतलब? देखो सिंपल चीज है, ये जो बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं ना, बॉडी कॉर्पोरेट, ये जो बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं ना, इनका एक बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल फीचर है। फीचर ये है कि ये अलग है, सेपरेट है, सेपरेट फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेटर्स। इनकॉर्पोरेट्स मतलब जिन्होंने इस LLP को या फिर कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन कंपनी के ऊपर भी लगता है, LLP के ऊपर भी लगेगा। तो जिस भी LLP को जिसने भी बनाया वो सेपरेट है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द बिजनेस का अलग आइडेंटिटी होगा, ठीक है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगा, एंड उसके जो इनकॉर्पोरेटर्स है उनका अलग आइडेंटिटी होगा। इस बात का ध्यान रखना। LLP is a body corporate registered with the registrar with a unique name, obviously not identical to any existing LLP company or partnership firm। हाँ, यूनिक नेम तो होना होगा, ये तुम्हारा नॉर्मल चीज है। पार्टनर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए होगा, और अपर लिमिट इसमें नहीं है, LLP में नहीं है। जैसे तुम्हारे पार्टनरशिप एक्ट में अपर लिमिट है 50 एंड 100, 50 प्रिस्क्राइब्ड है अभी, एंड 100 मैक्सिमम गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते, तो वो पार्टनरशिप में जो है ये लिमिट है। लेकिन तुम्हारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ये वाला लिमिट नहीं है। मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर मिनिमम चाहिए होंगे, नो अपर लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर। इस बात का ध्यान रखना, एक बेसिक डिफरेंस है फ्रॉम योर LLP एंड पार्टनरशिप, जो बेसिक डिफरेंस है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में सोचेंगे हम, बात करेंगे हम लोग। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं?
जो नॉर्मली मेजर कंट्रोल करता है बिजनेस का, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है बिजनेस का, उसको कहते हैं हम लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। देखो, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स मस्ट बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विथ एटलीस्ट 1 बीइंग एन इंडियन रेसिडेंट टू हैंडल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस अंडर द एलएलपी एक्ट। तो 2 पार्टनर मिनिमम चाहिए होंगे, 2 पार्टनर आपको चाहिए होंगे। एक जो है ना वो इंडियन रेसिडेंट होना होगा, इंडियन रेसिडेंट होना होगा। अब आप चूंकि सर इंडियन रेसिडेंट जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, मेरे जिंदगी में सब कुछ लेना है, टेंशन नहीं लेना है। देखो मैं तुमको बताता हूँ, यहीं पे लिखा था मैंने, जस्ट अभी देखेंगे हम लोग इंडियन रेसिडेंट का मतलब है क्या होता है। ये देखो, रेसिडेंट इन इंडिया मतलब अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में आपने 120 डेज आप रहे इंडिया में, तो आप क्या हो, रेसिडेंट हो इन इंडिया। क्या ये समझ में आ रहा है? ये रेसिडेंट का डेफिनेशन ये चेंज होता रहता है एज पर एक्ट्स। इनकम टैक्स एक्ट में अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है, एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने रहे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देन यू आर रेसिडेंट इन इंडिया। क्या ये समझ में आ रहा है? तो क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो 2 में से एक तो भैया इंडियन रेसिडेंट होना होगा। उसके बाद लाइबिलिटी देखो, पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट। जब तक कि ना आप फ्रॉड करो, रॉन्गफुल एक्ट करो, तब तक आप पर्सनली लाइबल नहीं हो। यही तो मजा है, यही तो आइसक्रीम है तुम्हारे एलएलपी का। मतलब ये है कि अगर कंपनी डूब गया, आपका बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं था, कंपनी डूब गया, कंपनी लॉस में है, कंपनी को बेच के भी लोन पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जो क्रेडिटर्स है जिनसे आपने क्रेडिट लिया था, ठीक है, उनको आप प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे बिजनेस बेचकर जितना पैसा निकलेगा उतना ही पैसा उनको पेमेंट करेंगे, ना कि तुम्हारे पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ लगाएंगे। पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता एलएलपी में। लेकिन उसी तरफ अगर तुम कंपेयर करोगे विद पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उसको बेच के क्रेडिटर्स का पैसा जो है हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। वही लिमिटेशन था, उसको हमने हटा दिया, एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप पूछोगे सर ये तो फिर नाइंसाफी हो गया क्रेडिटर्स के साथ। तो मेरा आंसर ये रहेगा कि देखो, नाइंसाफी नहीं है। क्रेडिटर्स को बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से पता होना होगा कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। वो रिस्क करेंगे, तो रिस्क लेकर, रिस्क उठा के जो पैसा लगाएंगे वो बिजनेस मॉडल के ऊपर लगाएंगे। तो अगर उनका एनालिसिस जो है वो गलत है बिजनेस मॉडल के ऊपर, उन्होंने अगर गलत बिजनेस मॉडल के ऊपर पैसा लगा दे तो उनका पैसा नॉर्मली डूबेगा। तो यही बात होता है, यही होता है कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, उनको पूरा पूरा हैप्पीली हम लोग मतलब पूरा कंट्रोल नहीं दे सकते कि भैया आप पैसा अगर नहीं दे पाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं अपना घर जमीन बेच के आपको पैसा दे दूंगा। ऐसा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये एक बाउंड्री सेट कर दिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, ठीक है। लायबिलिटी पार्टनर्स समझ में आ रहा है? अगर आपने सिर्फ फ्रॉड किया, पकड़ लो कोई भी पार्टनर है जिन्होंने फ्रॉड किया, ठीक है। अच्छा, और एक मेजर डिफरेंस तुमको यहीं पे मैं तो समझा देता हूँ, ठीक है। एक होता है पार्टनरशिप, दूसरा होता है एलएलपी। इसमें क्या होता है कि कोई एक पार्टनर ने अगर फ्रॉड किया ना पार्टनरशिप में, तो बाकी सारे पार्टनर्स लपेटे में आ जाते हैं, ठीक है, सारे लायबल रहते हैं पार्टनरशिप एक्ट में। और एलएलपी में ऐसा होता है कि कोई भी एक बंदा अगर किसी भी प्रकार का कुकर्म किया, फ्रॉड वगैरह किया, क्या किया, फ्रॉड किया, तो सिर्फ इसी को हम लोग पनिश करेंगे, इसका एसेट वेसेट बेच के हम लोग जो है पैसा रिकवर करेंगे, ना कि बाकी दोनों का। समझ में आ रहा है? ये एक एडवांटेज है एलएलपी का। क्या ये समझ में आ रहा है? तो बेसिकली नॉर्मली सब लोग एलएलपी ही करते हैं। पार्टनर समझ में आ चुका है, फ्रॉड के बारे में सीख लियो हम लोग। लीगल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये तुमको मैंने बता दिया कि एलएलपी जो है ना ये डिस्टिंक्ट एंटिटी है that holds property and bears its own debt, ठीक है। वो खुद अपने नाम का प्रॉपर्टी ले सकता है, वो खुद अपने नाम का प्रॉपर्टी ले सकता। कौन सर? एलएलपी जो है वो खुद अपने नाम का प्रॉपर्टी ले होल्ड कर सकता है, और उसके खुद के डेट्स होंगे। उसका डेट और एलएलपी का डेट इज नॉट इक्वल टू पार्टनर्स का डेट, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस बात का याद रखना इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स रहेंगे ना, उनका डेट और एलएलपी का डेट सेम नहीं रहेगा। एलएलपी का डेट सिर्फ एलएलपी का डेट हुआ, बिजनेस चल नहीं पाए, इसको बेच बाच के हम लोग डेट पूरा करेंगे, ना कि पार्टनर्स का। क्या ये समझ में आ रहा है? यही बेसिक डिफरेंस है फ्रॉम एलएलपी एंड पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। शील्डिंग पार्टनर्स फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी बियॉन्ड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस।
तो उनका जितना कंट्रीब्यूशन है सिर्फ उतना ही लाइबिलिटी। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कंट्रीब्यूशन है मतलब ये मैं तुमको समझाता हूँ। जिंदगी में सब कुछ लेना भाई, मेरा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो, जब कभी भी कोई पार्टनर्स आएगा ना, लिमिटेड एलएलपी कह लो या फिर पार्टनरशिप फर्म कह लो, ठीक है, तो ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। एक पैसे का कंट्रीब्यूशन भी होता है, क्योंकि यहाँ तो पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते, ये कंपनी थोड़ी ना है, ये पब्लिक कंपनी थोड़ी ना कि पब्लिक से पैसा उठाएंगे। तुमको पैसा लगाना होगा ना। पकड़ लो, तुमने लगाया 50 लाख, 50 लाख, तुमने इसने लगाया 20 लाख, इन्होंने लगाया 30 लाख। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, जितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया उतना ही रिस्क होगा, उतना ही रिस्क है बिजनेस में। बिजनेस डूब गया तो ये डूबेगा, ये डूब जाएगा, ना कि इनके पर्सनल एसेट्स। पर्सनल पकड़ लो, कार है, ठीक है, घर है, ये सारा नहीं डूबने वाला, ये बच जाएगा, पर्सनल एसेट्स बच जाएगा। पर्सनल एसेट्स से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इनके जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में वही डूबेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, देखो, शील्डिंग पार्टनर्स फ्रॉम पर्सनल लाइबिलिटी बियॉन्ड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये शील्ड करता है। ये जो हम लोगों ने बताया ना कि लीगल एंटिटी है, सेपरेट है, ये सेपरेशन जो है ये शील्ड करता है पार्टनर एंड उसके एलएलपी के बीच में। एक शील्ड की तरह है कि एलएलपी अगर डूब गया तो जितना पैसा लगाया उतना ही डूबेगा, ना कि पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स डूबेंगे, ठीक है। शील्डिंग पार्टनर्स फ्रॉम पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनली लायबल नहीं रहेंगे वो लोग। ये टर्म सीख लो, पर्सनली लायबल। पार्टनरशिप में ईच एंड एवरी पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल, लेकिन एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, पर्सनली लायबल नहीं होंगे। उतना ही लायबल होंगे जितना कंट्रीब्यूशन किया। क्या ये समझ में आ रहा है? बियॉन्ड देयर कंट्रीब्यूशन, इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन से बियॉन्ड जाके लायबल नहीं रहेंगे वो। शील्ड करेगा ना ये वाला कंसेप्ट, लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट है। उसके बाद देखो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, नो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशंस। ऑब्वियसली अगर तुमने 50 लाख का कंट्रीब्यूशन किया तो तुम्हारा लायबिलिटी भी 50 लाख का ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब तुमने प्रॉमिस किया कंपनी को, एलएलपी को, कि तुम 50 लाख दोगे तो तुम 50 लाख ही दोगे, 20 लाख दोगे तो 20 लाख ही दोगे, तुम 30 लाख है तो 30 लाख ही दोगे, इससे ज्यादा तुम्हारा लायबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? एग्रीमेंट में पेपर साइन वाइन करोगे ना तो उसमें, समझे? अब डे वन में तुम थोड़ी ना 50 लाख लेकर बैंक से उठा के तुम डाल दोगे एलएलपी में, ऐसा थोड़ी ना होता है। तुमने प्रॉमिस किया कि 50 लाख जो है, एग्रीमेंट में बताया कि 50 लाख का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा, मेरा यहाँ पे स्टेक कितना रहेगा, 50% का स्टेक मेरा रहेगा, क्योंकि मैं 50 लाख दे रहा हूँ इन टोटल। 100 लाख में से मैं 50 लाख दे रहा हूँ। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये समझे ना? तो जितना तुमने प्रॉमिस किया उतना लायबल। तो पकड़ लो, तुमने फर्स्ट ईयर 20 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, सेकेंड ईयर 10 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, थर्ड ईयर जो है कंपनी घाटे में, ठीक है, कंपनी डूबने वाला है, तो क्या तुमने सिर्फ 30 लाख का तुम्हारा नुकसान होगा? नहीं, तुम्हारा टोटल नुकसान होगा 50 लाख का। क्यों? क्योंकि तुमको 50 लाख ये देना तो है ही, क्योंकि कंपनी का डेट वेट है, उसको तो पूरा करना होगा। तुमने 50 लाख का कंट्रीब्यूशन का प्रॉमिस किया है अग्रीमेंट में, उतना तो तुमको देना ही है। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा नहीं, जितना तुम कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही रिस्क, इससे ज्यादा नहीं, समझे ना? ओके। नो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वैसे कोई लिमिट नहीं है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। पार्टनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन, जितना कंट्रीब्यूशन किया उतना ही लायबिलिटी। फिर देखो पर्सनल एसेट प्रोटेक्टेड, ऑब्वियसली ये मैं कराऊंगा नहीं, ये सिंपल है, तुम्हारे पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, पर्सनल एसेट्स बेचेंगे नहीं हम लोग यहाँ पे। फिनेंसिंग, एलएलपी कैन क्रिएट चार्जेस ऑन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर फिनेंसिंग। चार्जेस एंड मतलब इसका मतलब क्या होता है सर? चार्जेस ऑन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो जब भी तुम लोन वगैरह लेते हो ना, कहीं से लोन लेते हो ना, तो उसके बदले तुमको एसेट्स गिरवी रखना होता है। अगर तुमने एसेट गिरवी रखा, ठीक है, तो उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है चार्ज, ठीक है, ये कंपनी लॉ में तुम पढ़ोगे, चार्जेस क्रिएट हो जाता है चार्ज। अब ये जो चार्जेस है ना, ये क्रिएट होने का मतलब ये होता है कि कंपनी में तुम्हारे एलएलपी में तुमने लोन उठाया और ये एसेट का इतना हिस्सा गिरवी है। क्या ये समझ में ना? एक एसेट के ऊपर तुम 2 3 4 लोन भी उठा सकते हो,
एक एसेट के ऊपर, क्योंकि एसेट का दाम बहुत ज़्यादा है, तुमने मशीन लगाया, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग एलएलपी है, तुमने मशीन लगाया 30 करोड़ का, ठीक है, मशीन लगाया, और तुमको लोन चाहिए 10 करोड़ का, तो वो जो एसेट है उस एसेट के ऊपर सिर्फ तुम 10 करोड़ का लोन उठाओगे, एक ही लोन उठाओगे? नहीं, तुम 2 3 4 लोन उठा सकते हो, क्योंकि वैल्यूएशन तो ज़्यादा है ना एसेट का। क्या ये समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। चार्ज क्रिएट होना मतलब एसेट गिरवी है, ठीक है। इसको चार्ज जब सेटिस्फाई कर दोगे पूरा लोन, उसके बाद तुम्हारा सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज भी होता है। तुमको जो है पेपर निकालना होता है कि हाँ सेटिस्फाई हो गया है चार्जेस का। समझ में आ रहा है? तो मूवेबल एसेट, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों के ऊपर तुम चार्ज क्रिएट कर सकते हो, मतलब दोनों गिरवी रख के तुम लोन उठा सकते हो, ठीक है। फॉर फाइनेंसिंग एंड पार्टनर्स कैन लेंड मनी टू एलएलपी। पार्टनर पैसा लेंड भी कर सकता है एलएलपी को। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ। 50 लाख का तुमने कंट्रीब्यूशन किया, ये तुमने लैंडिंग नहीं किया, ये तुम्हारा है कंट्रीब्यूशन। 50 लाख का कंट्रीब्यूशन, 50 लाख का कंट्रीब्यूशन पूरा एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। 10 साल हो गया एलएलपी का, 50 लाख का कंट्रीब्यूशन एग्जॉस्ट हो गया, एलएलपी फिर भी घाटे में है। तुमने कहा मैं एज अ लेंडर मैं लोन देता हूँ कंपनी को, एलएलपी को 10 लाख का, 10 लाख का मैं कैपिटल प्रोवाइड करता हूँ एज अ लोन, एज अ लेंडिंग अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो 10 लाख है तुमने इसको लोन दिया, तो तुम पार्टनर तो हो ही, तुम क्रेडिटर भी बन गए एलएलपी का। समझ में आया ना? क्योंकि तुमने पैसा दिया है। तो ये लोन अमाउंट है, ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ही होगा। इसके ऊपर जितने भी पैसा तुम लगाओगे वो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो है तुम्हारा लोन अमाउंट। तुम लोन दे रहे हो, किसको दे रहे हो लोन बताओ? अपने एलएलपी को, समझे? लोन लैंडिंग टू एलएलपी एंड पार्टनर्स कैन लैंड मनी टू एलएलपी, ठीक है। उसके बाद देखो एलएलपी अग्रीमेंट, पार्टनर्स का रिलेशन तुमको फिक्स करना है। देखो तुम्हारे राइट्स क्या रहेंगे? ऑब्वियसली सेम राइट्स नहीं रहेंगे, सेम ड्यूटीज नहीं रहेगा, सेम रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ठीक है। किस प्रकार का रहेगा तुमको बताना होगा। क्यों नहीं रहेगा सर सेम? क्योंकि यहाँ पे सबके अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जितना कंट्रीब्यूशन उतना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज वगैरह ये डिवाइड होता है प्रॉपरली। राइट्स, स्पेशली राइट्स डिवाइड होंगे ना, कितना राइट है, कितना हक है तुम्हारा एलएलपी के ऊपर। तो द एलएलपी अग्रीमेंट डिफाइंस द राइट, ड्यूटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एलएलपी एक्ट एंड रूल्स। फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है, इससे क्या होता है? अच्छा होता है, क्योंकि तुम्हारा राइट्स भी तुमको पता चल जाता है, ड्यूटीज भी पता चल जाता है, तुम्हारा रिलेशंस भी क्लियर हो जाता है विथ योर पार्टनर्स। डिफॉल्ट रूल, एक डिफॉल्ट रूल है, इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट डिसीजंस आर मेड बाय अ majority, 1 vote पर पार्टनर। मेजर चेंजेस, नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस रिक्वायर्स यूनानिमस कंसेंट। बाई चांस पकड़ लो तुम्हारा अग्रीमेंट ही नहीं हुआ, अभी तक अग्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अग्रीमेंट पेपर तुम आराम से बाद में इनकॉर्पोरेशन के बाद भी जमा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टाइम लिमिट होता है उसके बाद। लेकिन पकड़ लो बिजनेस स्टार्ट ही हुआ तुम्हारा, और तुम स्टार्ट करने के टाइम में ही तुमने सोचा कि यार कुछ तो फैसला लेना होगा। अब फैसला वगैरह लिया जाता है एज पर दी अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में जिस हिसाब से तुमने वोटिंग जो है डिक्लेयर किया, उस हिसाब से तुम्हारा वोट होता है ना। नॉर्मली क्या होता है? 1 वोट पर पार्टनर होता है, ठीक है। लेकिन पकड़ लो वो मेंशन नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, तुम्हारा एग्रीमेंट अभी तक तैयार नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो तुम क्या कर सकते हो? कोई दिक्कत नहीं, 1 वोट पर पर्सन हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर एग्रीमेंट हो गया तो एग्रीमेंट के हिसाब से। और अगर बड़े डिसीजंस लेने हैं, जैसे कि तुम्हारे कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना है, नेम चेंज करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। नेम मतलब पकड़ लो तुमने रखा बबीता एलएलपी, बबीता एलएलपी रखा नाम, फिर तुमने सोचा यार ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल नेम हो जाएगा, फिर हम लोग चेंज कर देते इसको, ठीक है, जेठालाल एलएलपी। तुमने सोचा इसको न रखते, ये है नेम चेंज। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट चेंज। पकड़ लो तुमने सोचे मैन्युफैक्चर करोगे कुछ ना कुछ, अब तुमने सोचा कि नहीं मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, सर्विस देंगे, तो तुम चेंज कर रहे हो तुम्हारा ऑब्जेक्ट, बिजनेस का ऑब्जेक्ट। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करो, तुमने सोचा यार कलकत्ता में खोलेंगे, कलकत्ता में रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। फिर तुमने सोचा यार ममता बनर्जी तो मतलब क्या कहेंगे, और कुछ कह नहीं सकते, ममता बनर्जी तुम्हारे बिजनेस को चलने नहीं देंगी, तो तुमको क्या करना है? तुमको पुणे में खोल लेना है, तो तुम पुणे जा रहे हो, ठीक है, खोलने के लिए। तुम सोचा कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करेंगे, पुणे में रखेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस। तो उस टाइम पे भी ये जो मेजर चेंजेस होते हैं ना बिजनेस में,
तुम्हारा जो बिजनेस चल रहा है एलएलपी का, इसमें जो मेजर चेंजेस होता है उसमें तुमको यूनानिमस कंसेंट चाहिए होता है। यूनानिमस कंसेंट मतलब सारे लोगों, सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है। सारे पार्टनर्स ने हाँ किया तब जाके ये हो पाता है। समझ में आ रहा है? रिक्वायर्स यूनानिमस कंसेंट। ठीक है, यूनानिमस कंसेंट मतलब सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, और एज पर द एग्रीमेंट भी होता है ये। कंट्रोल, मैनेज बाय पार्टनर्स नेम्ड इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैंडल डे टू डे ऑपरेशन विद फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समझ में आ रहा है? फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको तो करना ही होगा। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बहुत बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, ये मैं समझाऊंगा लेकिन टॉपिक आने के बाद। स्टैट्यूटरी नोटिस देखो, चेंजेस इन नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस और एलएलपी एग्रीमेंट टर्म्स मस्ट बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार। अपने मालिक को बता देना कि तुमने चेंज किया है किसी भी प्रकार का। टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाए तुम्हारे एग्रीमेंट में या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस जगह या फिर एलएलपी का नाम, तो तुमको नोटिफाई करना होता है रजिस्ट्रार को। तो मन मर्जी नहीं कर सकते, तुमको उनको बताना होता है। फिर डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स, एलएलपी मस्ट डिस्प्ले इट्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रोमिनेंटली। जब तुम्हारा पकड़ लो ये है ऑफिस, ठीक है, ऑफिस के बाहर यू हैव टू हैव अ बोर्ड डिस्प्लेइंग व्हाट, डिस्प्लेइंग द नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेसेस प्रोमिनेंटली। ये तुमको डिस्प्ले करना होता है। और एक चीज याद रखना, ये जो डिस्प्ले होता है ना, ये बहुत लेजिबल होना चाहिए, बहुत मतलब एक्यूरेटली व्यू करने के केपेबल होना चाहिए। एंड ये बहुत छोटे छोटे अक्षरों में ऐसे तुम नहीं लिख सकते, तुमको बहुत विजिबली इसको शो करना होता है। फिनेंशियल एंड रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस देखो, अकाउंट्स, एलएलपी मस्ट मेंटेन अकाउंट्स एंड सबमिट फाइनेंशियल एंड एनुअल रिटर्न्स टू द रजिस्ट्रार। मालिक को, तुमको जैसे कंपनी सबमिट करता है वो आपको भी करना होता है, एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी अलाउड है, अलाउड इन एलएलपी सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस। तो एफडीआई जो है वो अलाउड है, फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है इन एलएलपी, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। जो सर्टेन कंडीशंस यहाँ पे नेसेसरी नहीं है सीखना और है भी नहीं तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, ये सारे आपको वहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे बताओ सर? एसबी तुम्हारा सीएमएसएल में मिलेगा। ठीक है, सीएमएसएल में तुम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पे तुमको पता चलेगा। लेकिन सर इसका मतलब क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? इसका मतलब ये होता है कि जो रेसिडेंट नहीं है इंडिया में, फॉरेन का रेसिडेंट है, वो डायरेक्टली आके एलएलपी में इन्वेस्ट कर रहा है, आपके एलएलपी में इन्वेस्ट कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेना? हाँ, पॉसिबल है इन एलएलपी, सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको सीएमएसएल में देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबल एंड कन्वर्जन, सीएमएसएल मतलब वही एसएलसीएम जो पहले था, ओल्ड सिलेबस 17 में था। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वर्जन, पार्टनरशिप फर्म कन्वर्शन, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज कैन कन्वर्ट इनटू एन एलएलपी। ये कन्वर्ट हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज। इसके कन्वर्जन के ऊपर पूरा चैप्टर है आपके इस सब्जेक्ट में, वो हम लोग देखेंगे आगे जाके, चैप्टर जब आएगा कन्वर्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वो हम लोग देखेंगे। कॉर्पोरेट एक्शन, एलएलपी कैन अंडरटेक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, एमलगमेशन, स्ट्राइक ऑफ, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स जो है आपको कंपनी लॉ में देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है मैं तुमको समझा देता हूँ। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब कि तुमको कंपनी को बंद करना है, वाइंड अप करना है, कंपनी का नाम कट कर देना है रजिस्टर से, कंपनी को डिसॉल्व करना है, कंपनी कह रहा हूँ, एलएलपी को डिसॉल्व करना है, एलएलपी को वाइंड अप करना है, एलएलपी को स्ट्राइक ऑफ करना है, एलएलपी का मर्जर करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, एलएलपी का पॉसिबल है, ये सारा पॉसिबल होता है। ये सेम टू सेम आपको कंपनी को देखने को मिल रहा है, कंपनी में देखने को मिलता है। और ये सारे जो है ना, ये कंपनीज एक्ट में आपको बहुत ब्यूटीफुली पढ़ने को मिलेगा। क्या ये फैसिलिटीज अवेलेबल है फॉर एलएलपी? दिस इज द बिग क्वेश्चन, द आंसर इज यस। फिर देखो, ओवरसाइट एंड इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट ओवरसाइट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एन इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट ऑन एलएलपी's ऑपरेशन इफ नीडेड। अगर एलएलपी का ऑपरेशन को ओवरसी करना पड़े, देन दे विल बाय अपॉइंटिंग अ ऑफिसर, ठीक है, या फिर इंस्पेक्टर कह सकते हो, बाय द गवर्नमेंट। ये हो चुका है फीचर्स जो हम लोगों ने देखा है एलएलपी का, ठीक है। ये ब्यूटीफुल फीचर्स हम लोगों ने पूरा पढ़ रखा है फॉर एलएलपी, एंड इसके अलावा और कुछ फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, वो है स्मॉल एलएलपी। देखो क्या है, स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये मैं होमवर्क देता हूँ,
ये मैं होमवर्क देता हूँ। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, आज का क्लास थोड़ा छोटा रहता है इंट्रोडक्शन क्लास। कल के क्लास में शायद ही पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए, और ये क्लास मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करूँगा, तो यूट्यूब वाले बच्चे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड ये होमवर्क है, स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है तुम इसको पढ़ो। मैंने यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी बना रखा है, तो इससे बहुत हेल्प हो जाएगा आपका। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। एंड हमारे अर्जुना बैच वाले स्टूडेंट्स, ड्रॉप अस अ मैसेज ऑन द ग्रुप इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस फीचर्स एंड ऑल। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड देन नेचर ऑफ एलएलपी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, बहुत मस्त होने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।